वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आई होप आप सब ने मनी वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज जरूर से लर्न कर लीजिएगा। कल की क्लास में वी हैव स्टार्टेड chapter number 5 of macroeconomics, that is money. Till yet we have discussed the meaning and problems of barter system of exchange, and then we have discussed the meaning of money. We have discussed the legal definition of money, and we have discussed the meaning of legal tender money and limited legal tender and unlimited legal tender money also, right? Then we have started with the topic money supply in our previous class only. Two important things you must keep in mind while studying the concept of money supply are: number one, money supply is a stock concept, means it is a concept which is measured for a particular point of time. Number two, money supply means the total stock of money available with the public of a country, not the money creating sector. It does not include any money of money creating sector. Two sectors are money creators, banking sector and the government. तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर का कोई भी पैसा हमें नहीं लेना है, बिकॉज ये मनी क्रिएटर्स हैं। हमें सिर्फ लेना है लोगों का पैसा। अब देखिए, लोगों के पास जितना भी पैसा अवेलेबल है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे देखें तो 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नंबर 1, करेंसी विद पब्लिक। लोगों के पास जो पैसा अवेलेबल है, आप सबके घर में जो पैसा अवेलेबल है वो पार्ट 1 है, करेंसी विद पब्लिक। अब हमारे पास कॉइन्स में भी हो सकता है, नोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। सबसे लिक्विड है, जितनी भी असेट्स हमारे पास है उनमें सबसे लिक्विड ये है। और इसमें कॉइन्स कौन से हो सकते हैं? 10 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, 1 रुपी। नोट्स कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया है, आपको पता है, पेपर नोट्स जो जो आ रहे हैं, राइट। तो ये करेंसी विद पब्लिक। नंबर 2 देखिए, करेंसी विद पब्लिक में पहले बता रखा है, ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Currency money is also termed as fiat money. Fiat money is defined as the money which is under the fiat or order from the government to act as money, that is under law. It must be accepted for all debts. जो हमने legal tender money पढ़ा है वो fiat money है, ठीक है। वो पैसा जो जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है कि ये लीगल टेंडर मनी है, आप इससे पेमेंट्स कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। जो कल हमने पढ़ा था ना, बस उसी का एक दूसरा नाम है फिएट मनी। और जो आपने जो सेकेंड पार्ट पढ़ा था, चेक्स वाला जो पेमेंट होता है, चेक के फॉर्म में जो मनी होता है वो फिड्यूशरी मनी होता है। फिड्यूशरी मनी ऐसा मनी जो सिर्फ हम म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा मनी जो इकोनॉमी में लीगल टेंडर का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर का पार्ट नहीं बना के रखा। अगर कोई भी पर्सन उससे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड रिसीवर। ओके, सेकेंड पार्ट आता है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। जो पैसा हमारे पास नहीं है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। हमारा पैसा जो हमें अपने पास नहीं रखना है वो हम क्या करते हैं, बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं। So have a look what is written over here. It refers to the demand deposits of the public with the commercial banks. लोगों के deposits with the commercial bank. Why the word demand deposits is mentioned over here? Because these deposits can be withdrawn anytime by going to a bank and demanding the money. If I have deposited some money in my bank account, then I am authorized to withdraw the money anytime I want. Okay, I can go to the bank within the working hours and I can go to ATM whenever I need money. तो ये कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? These are the deposits of people with commercial bank. These can be encashed by issuing check anytime by the account holders. Checks issue करके भी बैंक में जाके डायरेक्ट विड्रॉ भी हो सकता है, and even we can use the ATMs also. Right? आगे देखिए. A demand deposit is treated as equal to currency held as it is readily accepted as a means of payment. इसको भी करेंसी के इक्विवेलेंट वैल्यू दी जाती है क्योंकि इसको भी पेमेंट के लिए बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चेक्स भी जनरली बहुत इजीली एक्सेप्ट होते हैं। इवन आजकल तो लोग ज्यादा चेक से पेमेंट रिसीव करना और पे करना प्रेफर करते हैं। आगे देखिए, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। दिस इज इंपॉर्टेंट. It must be noted that demand deposits are taken on net basis, that is, interbank deposits are excluded. Interbank deposits are the deposits held by bank on behalf of other banks. Such deposits do not form a part of the money supply
as they do not belong to public. सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी SBI बैंक में PNB बैंक का कुछ पैसा डिपॉजिटेड है, that will not be treated as a part of money supply, as a part of component of money supply, क्योंकि मैंने बोला PNB बैंक का पैसा है, राइट? इंटर बैंक डिपॉजिट्स है, किसी दूसरे बैंक का कुछ पैसा डिपॉजिट है, ऑल्दो ये भी PNB का डिमांड डिपॉजिट है, PNB कभी भी विड्रॉ करवा सकती है। आप सोचिए, एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास एक अकाउंट ओपन करवा दिया और उसने अपना कुछ अमाउंट वहां पे डिपॉजिट करवा दिया, तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट है, वो बैंक कभी भी वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकती है। बट दिस इज द मनी विच डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक, ये बैंकिंग सिस्टम का पैसा है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट का डिफरेंस बताया है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स मींस द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स अवेलेबल विद एनी बैंक, ठीक है, टोटल डिमांड डिपॉजिट जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी इंक्लूडेड है। व्हाइल नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड एनी इंटर बैंकिंग क्लेम्स, इसमें सिर्फ नेट डिपॉजिट्स है जो लोगों के हैं, जो जनरल पब्लिक के हैं। नंबर 2, ये सिर्फ M1 अप्रोच तक लिमिटेड है कि आपको कोई भी टर्म डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करना है। इट मींस एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द डिमांड डिपॉजिट। वेट फॉर अ सेकेंड, just give me a second. Yes, so have a look. Term deposits are never included in demand deposits. Term deposits क्या है? ये वो अमाउंट है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बैंक FD है उसी का अनदर नेम टर्म डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट्स यानी वो डिपॉजिट्स जो हम कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो विड्रॉ कभी भी केवल 2 टाइप के अकाउंट्स में से मनी करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट जो जनरली हम सबका होता है, सर्विस क्लास लोगों का होता है, जिसमें हम अपनी मंथली सेविंग कर सकते हैं, जब भी पैसा एक्स्ट्रा हो तो सेव कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो तो विड्रॉ करवा सकते हैं। करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, जिसपे कोई इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन को बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस रूटीन बेसिस पे करने होते हैं, डेली उनको बैंक से मनी इन और आउट करना होता है, तो उनके लिए करंट अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही अकाउंट से डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। करंट अकाउंट में जो पैसा है वो भी बिजनेसमैन कभी भी विड्रॉ करवा सकता है, और सेविंग अकाउंट वाला पैसा भी हम कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये दोनों डिमांड डिपॉजिट के, बट ये स्टेटमेंट ओनली M1 के लिए ट्रू है। अगर आपको ओवरऑल मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स पूछे, ओवरऑल मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स, तो उसका एक पार्ट फिक्स डिपॉजिट अमाउंट भी है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। Now have a look. These two components of money supply are also known as transaction money, as they can be directly used for carrying out transactions at will. ये transaction money है क्योंकि इनसे हम कभी भी अपनी इच्छा से जो भी transaction हमें करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, measures of money supply, most important part of the chapter। ये एक ही पार्ट है जहां आपको लर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी। 67-68 तक, 1967-68 तक आरबीआई नैरो मेजर्स यूज करती थी मनी सप्लाई के। उसको लगता था बस मनी सप्लाई में करेंसी विद पीपल एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। बट 1977 के बाद 4 अल्टरनेटिव मेजर्स आए मनी सप्लाई के, यानी मनी सप्लाई मेजरमेंट के 4 वेज, M1, M2, M3 एंड M4। मेजरमेंट 1, 2, 3 एंड 4। हैव अ लुक क्या क्या है। M1 सबसे फर्स्ट और बेसिक मेजरमेंट है, मोस्ट लिक्विड है, और इसके कंपोनेंट्स को हम बहुत इजीली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। M1 मेजरमेंट क्या कहता है, हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी अवेलेबल है, उसके लिए आपको 3 चीजों को सम अप करना पड़ेगा। नंबर 1 C, दैट इज करेंसी विद पब्लिक। नंबर 2 DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। And number 3 OD, that is other deposits with RBI। क्या बोला मैंने, देखिए शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, याद रखना है आपको। M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 equals to, आपको याद रखना है C, then after you have to add DD, then you have to add OD, बस। C means currency with people, क्योंकि ये MCQ में इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है।
C is currency with people, हमारे मनी सप्लाई का पार्ट है. डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इसका. थर्ड सॉरी नेक्स्ट का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है. ये दो मेन कंपोनेंट है, इनका सिग्निफिकेंट रोल है. थर्ड देखिए, ओडी अदर डिपॉजिट्स, किसके पास? आरबीआई के पास. किसके डिपॉजिट्स? ध्यान से सुनना, तीन ग्रुप के डिपॉजिट्स. नंबर 1 फॉरेन बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट. किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट ने या किसी भी फॉरेन नेशन के बैंक ने अगर हमारे सेंट्रल बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया है तो वो हमारे नेशन में अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा. नंबर 2, हमारी कंट्री की कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई रिपीट, हमारे इंडिया की कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हमारे रिजर्व बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाती है तो वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है. नंबर 3, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी डिपॉजिट करवाती है विद आरबीआई तो वो भी पार्ट होता है आपका अदर डिपॉजिट्स का. किस किस का पैसा आता है? फॉरेन गवर्नमेंट. ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के अलावा आपके ओडी में आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया की, जैसे कि नाबार्ड. और इसके अलावा पैसा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनका भी जो पैसा होता है वो यहीं पे आएगा आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला अदर डिपॉजिट्स में. अब एक बार इसकी रीडिंग हम यहाँ से जरूर कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. हैव अ लुक, गिव मी अ सेकेंड. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? जस्ट हैव अ लुक. Other deposits with Reserve Bank of India includes deposit held by RBI on behalf of 3 groups. Number 1, foreign banks and governments. Number 2, public financial institutions. इसके आगे Indian लगा लेना. Number 3, international organizations like World Bank, IMF, etc. However, it does not include deposits of Indian government and commercial banks with RBI. कोई रोल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है उनका, वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था मनी क्रिएटर का पैसा यहाँ पे नहीं आएगा. इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ M1. इट किसकी बात कर रहे हैं? अदर डिपॉजिट्स की. ये सिग्निफिकेंट नहीं. ठीक है, सो इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन. हमारी जब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है ओडी को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि ये अदर डिपॉजिट्स जो अवेलेबल हैं हमारे नेशन के रिजर्व बैंक के पास, ये बहुत मिनिमम अमाउंट में होते हैं. प्लस इसको यूज करने की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है. आरबीआई फ्रीली इस अमाउंट को यूज नहीं कर सकता इकोनॉमी में सर्कुलेशन के लिए. दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. सिग्निफिकेंट कौन से? 2 पार्ट. नंबर 1, सी करेंसी विद पब्लिक एंड नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक. तो M1 के 3 कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1, करेंसी विद पीपल. आपने ऊपर पढ़ लिया है करेंसी विद पब्लिक का क्या मीनिंग है. नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक. जनरल पब्लिक का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल है, ओनली द डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक. नो अमाउंट ऑफ एनी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नो अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, और उसके बाद में ओडी. ओडी के अंदर 3 चीजें. आगे देखिए, M1 अप्रोच सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट M2 अप्रोच को लेके आई. ठीक है, M1 अप्रोच के बाद आई M2 अप्रोच. देखिए ब्रॉडर कंसेप्ट है. M1 तो पूरा यूज किया है. M1 यानी C plus DD plus OD will be a part of M2 also, but some people also save some money in post office saving bank account. और वो भी मनी जो है वो कभी भी हम विड्रॉ करवा सकते हैं, वो भी लिक्विड है. तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. इसको आपको ऐड कर देना है M1 में सो एज टू ऑब्टेन M2. नीचे क्या लिख के दिया हुआ है, रीड कीजिए. सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक
so they could not be placed under demand deposits with bank. As a result of concept of M2 was evolved. ये कह रहे हैं जो पैसा आपने पोस्ट ऑफिस में सेव करवाया उसको आप डायरेक्टली चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं करवा सकते, इसलिए हमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट सेपरेट रखना पड़ेगा और बैंक का डिमांड डिपॉजिट अलग रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने M2 कंसेप्ट बनाया जिसमें हमने M1 के साथ ऐड कर दिया द सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स। ठीक है, जो भी हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग करवाई है वो। अब देखिए M1 और M2 वैसे देखा जाए तो नैरो मनी कंसेप्ट है। M2 इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1, बट M3 इससे भी ब्रॉड कंसेप्ट आया, M1 से ब्रॉड। M3 वाले टाइम अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते तो M4 की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। देखिए M3 कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है आपने डिमांड डिपॉजिट्स लेते टाइम फिक्स डिपॉजिट को तो छोड़ ही दिया, वो भी पैसा कभी भी हम विड्रॉ करवा सकते हैं बाय गोइंग टू द बैंक। ठीक है, तो उसको आपने कैसे मिस कर दिया? कभी भी का मतलब है यहाँ पे कि एफडी तुड़वाई जा सकती है। अगर हमें जरूरत है पैसे की तो हम बैंक के पास जाके अपनी एफडी को तुड़वा सकते हैं और वो पैसा उस टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं, तो वो भी मनी सप्लाई का कंपोनेंट होना चाहिए। तो देखिए M3 में क्या क्या किया। M3 में हमने पिक किया M1 को, दैट मीन्स C प्लस DD प्लस OD, और हमने इसमें ऐड कर दिया नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट मीन्स द FD, बैंक के पास जो भी FD है वो लेनी। तो इसमें चार चीजें आ गई M1 में, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। छूट क्या गया? पोस्ट ऑफिस वाला पैसा तो छूट ही गया, तो वो छूट गया तो उसको लेने के लिए हमने दोबारा एक अप्रोच बनाई, M4 मेजरमेंट किया। दिस टाइम वी हैव पिक्ड M3 जिसमें M1 इंक्लूडेड है। M3 लिया यानी चार चीजें आ गई। क्या क्या आ गया M3 में? ध्यान से सुनिएगा। M3 में आ गया करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक। एफडी वाला पैसा भी आ गया। अब बचा कौन सा पैसा? वो पैसा जो लोगों का पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिटेड है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बट एक्सक्लूडिंग NSC। नाउ व्हाट इज NSC? NSC is a national savings certificate which is issued by Government of India and it is a certificate issued for a period of 6 years. ठीक है, क्यों इशू किया जाता है? टू एनकरेज a habit of saving among the people। 6 साल तक हम अपना पैसा गवर्नमेंट को दे सकते हैं बाय परचेजिंग NSC, और आफ्टर 6 years गवर्नमेंट हमें अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट रीपे कर देगी। तो क्योंकि NSC अभी मेरे पास जो भी पैसा मैंने NSC में डिपॉजिट करवा दिया वो एट अ मोमेंट अवेलेबल नहीं, 6 years से पहले मेरे पास नहीं आ सकता, इसलिए NSC को एक्सक्लूड करना है। अब एक बार तसल्ली से पहले मनी सप्लाई को समझें, कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रह गए होंगे तो ध्यान से सुने, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर आउट कर दिए जाएंगे। The concept of money supply is basically used to measure the quantity or stock of money available with people at a point of time। पहली बात दिमाग में ये क्लियर रखनी है, मनी सप्लाई क्या है? एक मेजरमेंट है उस मनी का जो लोगों के पास अवेलेबल है इकोनॉमी में, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सर्कुलेशन के लिए। अब इसके मेजरमेंट के 4 अप्रोचेस हैं, 2 नैरो अप्रोचेस और 2 वाइडर ब्रॉडर अप्रोचेस। अब देखिए M1 और M2 नैरो मेजरमेंट है, नैरो कंसेप्ट है। क्या क्या इंक्लूड है? M1 में 3 चीजें, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI में 3 चीजें आती है, याद रखनी है, MCQs में पूछ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक्स, the amount deposited by public financial institutions of a nation with RBI and the amount deposited by international organizations। ठीक है, M2 में अच्छा ये क्या है, ये क्यों होता है, ये सब आपके हायर स्टडीज का पार्ट है। आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे भी मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर आएगा, पूरी बैंकिंग की तो एक बुक आएगी, हायर स्टडीज में बैंकिंग नाम से एक सेपरेट बुक होगी, वहां आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि RBI के पास लोग क्यों पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे RBI उसको यूज करता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। ठीक है, M2 में देखिए हमने M1 को पिक किया और M1 के साथ हमने ले लिया
जितनी भी सेविंग हमने पोस्ट ऑफिस के बैंक में करवाई, सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट में भी पैसा होता है, वो सब नहीं, सेविंग डिपॉजिट्स वाला। M3 में हमने M1 को पिक किया और जो बैंक के पास हमारा एफडी वाला पैसा है उसको ले लिया। M4 में हमने M1 को लिया, M3 को लिया, यानी M1 आ गया, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स आ गए, और हमने ऐड कर दिया है पोस्ट ऑफिस के पास आपका टोटल जितना भी अमाउंट डिपॉजिटेड है, बट एक्सक्लूडिंग सेविंग्स। तो टोटल मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे नेम द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो टोटल 5 कंपोनेंट्स मनी सप्लाई में है। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं देखिए, currency with people, demand deposits of public with commercial bank, other deposits with RBI, saving deposits in post office, and the last one time deposits, fixed deposits with commercial bank. ये 5 चीजें मिलके आपका M4 बना है, right? Important facts इसके बारे में लिखे हुए हैं। नंबर 1, लिक्विडिटी के बेसिस पे ये 4 मेजर्स है। M1 is most liquid and M4 is least liquid. M1 वाला पैसा तुरंत से मार्केट में आ सकता है, M4 वाले में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बैंक का एफडी भी है और पोस्ट ऑफिस वाला पैसा भी है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंसेप्ट M3 का, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला पैसा उतना इजीली विड्रॉ नहीं हो सकता। तो M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के पास टोटल मॉनेटरी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो M3 है, ये याद रखना है आपको। M1 and M2 are narrow approaches, M3 and M4 are broader approaches. M1 M2 narrow है, M3 M4 broad है। अब एग्जांपल्स गिवन है, कैलकुलेशन बताई गई है। करेंसी विद पब्लिक इज गिवन, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक इज गिवन, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इज गिवन। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस इज डिफरेंट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट इज डिफरेंट, तो दोनों गिवन है। टोटल वाला 4th अप्रोच में यूज होता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है वो M2 में यूज होता है। टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक आर गिवन। सिंपली इनको ऐड करके M1 M2 M3 और M4 बनाया है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी, जो काफी बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस इज अ मेजर ऑफ M4 अप्रोच एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इज अ मेजर ऑफ M2 अप्रोच। तो ये आपको याद रखना है कहाँ किसको यूज करना है, ठीक है। ये हमारा मनी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट पढ़ा है, ये रीड कर लेते हैं जल्दी से। हाई पावर्ड मनी, ऐसी मनी जो इकोनॉमी में सबसे जल्दी सर्कुलेट होगी और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये है हमारे हाथ में जो कैश अवेलेबल है वो, और कमर्शियल बैंक के जो कैश रिजर्व्स है वो। कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व क्या होते हैं ये डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश रिजर्व। वो मिनिमम कैश रिजर्व हाई पावर्ड मनी का पार्ट है। 2 ही चीजें आती है, मेरे हाथ में जो पैसा अवेलेबल है वो, और कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व अवेलेबल है वो, ठीक है। तो मनी वर्सेस हाई पावर्ड मनी की बात करें तो मनी में तो बहुत सारी चीजें आएगी। मनी में तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों आ जाएंगे, बट हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट की जगह आएगा कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, क्योंकि सारा पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो मैं इमीडिएटली इकोनॉमी में बैंक से विड्रॉ नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। करेंसी तो कॉमन है, the only difference is that money includes demand deposits of bank while high powered money includes cash reserves with bank. H is high powered money as compared to M because cash reserves serve the actual base for the generation of demand deposit. ये लास्ट सेंटेंस आपको समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैश रिजर्व और डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है और क्यों कैश रिजर्व को हाई पावर्ड मनी में डाला गया है और डिमांड डिपॉजिट्स को सिर्फ मनी की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा। अब आपके सिलेबस में मनी वाले चैप्टर में क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मनी एंड यू हैव टू प्रिपेयर द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मनी में वो सब कुछ आ जाएगा, लीगल टेंडर वगैरह जो हमने पढ़ा था
हाई पावर्ड मनी भी आ जाएगा और मनी सप्लाई में आ जाएंगी 4 अप्रोचेस M1, M2, M3 एंड M4। दैट्स इट। हमारे इस चैप्टर में इतनी चीजें हमें पढ़नी है। पावर बूस्टर में आपके लिए इंडियन मॉनेटरी सिस्टम एक्सप्लेन्ड है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा कंटेंट है। अगर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है तो मैं आपको करवा दूंगी, अदरवाइज आप रीडिंग करके रखें। हायर स्टडीज में सारी चीजें बहुत डिटेल में आपके लिए अवेलेबल होंगी।